हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के इस वीडियो लेक्चर सीरीज में जो इससे पहले वाला वीडियो लेक्चर है उसमें हम लोग आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन के कुछ पार्ट पढ़े और उसके बाद फ्रांस बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क के बारे में पढ़ा। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फर्दर जो पॉइंट्स हैं, जैसे फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन एट द टाइम, उस समय फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया था जिसको कि 1791 में कंप्लीट कर लिया गया, वो उसमें क्या क्या प्रोविज़न थे सिटीजन के लिए, उसके बाद वेरियस पॉलिटिकल सिंबल क्या थे और भी कुछ जो टॉपिक हैं पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन एट दैट टाइम। फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन एट दैट टाइम मीन्स कि जिस समय फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उस समय की बात हो रही है। और उस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविज़न किए गए थे। जो कॉन्स्टिट्यूशन का डिक्लेरेशन है वो डिक्लेरेशन स्टार्ट विथ, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विथ द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टेड, ठीक है, इसको स्टार्ट ना लिख करके हम लोग बिगेन लिखे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिगेन विथ अ डिक्लेरेशन, ठीक है ना। डिक्लेरेशन क्या था? राइट्स ऑफ मैन एंड वुमेन। डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड वुमेन। तो वहाँ के सिटीजन को जो भी राइट दिए गए थे उस कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया था। राइट्स क्या क्या थे? जो राइट्स दिए गए थे वो किस तरह के थे? राइट्स सच एज, जैसा कि पहला राइट टू लाइफ, ठीक है ना। ए क्या है? राइट टू लाइफ। आपसे यह क्वेश्चन हो सकता है कौन कौन से राइट दिए गए थे। तो राइट टू लाइफ। बी फ्रीडम ऑफ स्पीच। सी फ्रीडम ऑफ ओपिनियन। फ्रीडम ऑफ ओपिनियन। एंड डी फोर्थ राइट, इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ। ये 4 राइट्स प्रोवाइड किए गए थे सिटीजन को, इच ह्यूमन बीइंग को, एंड बाय बर्थ एंड कुड नॉट बी टेकन अवे, ठीक है ना। तो ये सभी राइट्स जो है दिए गए थे, ठीक है, किस तरह से? बाय बर्थ दिए गए थे। ये राइट्स जो है given to each human being by birth। और इसे जो है वापस नहीं लिया जा सकता है, could not taken away। ओके, तो ये राइट से जो कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन किए गए थे। और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में एक और प्रोविज़न किया गया था कि इट वाज ड्यूटी ऑफ स्टेट मतलब फ्रेंच गवर्नमेंट, ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन। फ्रेंच सिटीजन को प्रोटेक्ट करना गवर्नमेंट की, स्टेट की ड्यूटीज़, ठीक है। नेचुरल राइट मतलब जो ये राइट ऊपर में दिए गए हैं आपको 4 राइट्स, वही इनको प्रोटेक्ट करना स्टेट की क्या है? ड्यूटी है। उसके बाद हम लोग देखते हैं फ्रांस में बहुत सारे पॉलिटिकल सिंबल यूज किए गए थे। वेरियस पॉलिटिकल सिंबल, आपको बुक आप जब पढ़ोगे तो बुक में आपको ये सभी सिंबल
पढ़ने को मिलेगा किस तरह से है। ठीक है, तो हम लोग कुछ यहाँ पे सिंबल देखेंगे, जैसे ब्रोकन चेन। कि ब्रोकन चेन किसका सिंबल था? स्टैंड फॉर एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री। ठीक है ना, तो पहला जो सिंबल है ब्रोकन चेन का, ब्रोकन चेन, यह शो करता है फ्रीडम। ठीक है, स्टैंड्स मतलब इंडिकेट करता है फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री। ओके, दूसरा जो सिंबल है वह है आपको द बंडल ऑफ रॉड आर फेसेस, बंडल ऑफ रॉड्स। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है? स्ट्रेंथ। ठीक है ना, ये शो करता था स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी, यानी एकता में ही ताकत है, शक्ति है, ये शो करता था। थर्ड था आई विद इन ट्रिएंगल। आप बुक में देखोगे तो ये मिलेगा आपको आई विद इन ट्रिएंगल। ये क्या शो करता था? ठीक है, ठीक है ना, ऑल सीइंग आई स्टैंड फॉर नॉलेज। ठीक है, ये शो करता था कि ऑल सीइंग आई स्टैंड्स फॉर नॉलेज, यानी कि एक तरह से ये नॉलेज को शो करता था, राइट विद इन ट्रिएंगल। इसके बाद जो फोर्थ सिंबल है सेप्टेयर। ठीक है, ये जो शो करता था सिंबल ऑफ रॉयल पावर, सिंबल ऑफ रॉयल पावर को शो करता था। फिफ्थ आपको एक है स्नेक। ठीक है ना, स्नेक बाइटिंग इट्स टेल, यानी कि एक सांप है और वो अपने पूंछ, टेल को जो है काट रहा है। टेल टू फॉर्म अ रिंग, टू फॉर्म अ रिंग। ठीक है ना, इस तरह से, जैसे कि सपोज कर लो ये एक जो है सांप है और ये अपने पूंछ को ही जो है काट रहा है, तो ये रिंग बना रहा है। ठीक है ना, सर्कल क्या होता है? सर्कल एज ए सिंबल ऑफ इटर्निटी। ठीक है ना, ये शो करता था दिस इज द, यानी कि स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग, सिंबल ऑफ इटर्निटी। ठीक है ना, इटर्निटी मतलब जो कभी खत्म ना हो। ठीक है, सर्कल आप देखिए, सर्कल क्या होता है? जो भी सर्कल है अगर मिला दिया तो इसमें आप स्टार्ट या एंड पॉइंट देख सकते हैं? नहीं देख सकते हम लोग ना, कौन सा स्टार्ट पॉइंट है कौन एंडिंग पॉइंट है इसका पता ही नहीं चलेगा। यानी ये सब, ये हमेशा कंटिन्यूअस कोई भी प्रोसेस चल रहा है उसको शो करता है। दैट्स वाई जो स्नेक है बाइटिंग इट्स टेल सिंबल ऑफ इटर्निटी को शो करता है। रेड फ्रिजियन कैप है। ठीक है ना, जैसा कि पहले भी हमने देखा कि किस तरह से ये रेड फ्रिजियन कैप, रेड फ्रिजियन कैप क्या शो करता है? कैप वॉर्न बाय स्लेव। ठीक है ना, कैप वॉर्न बाय अ स्लेव अपॉन बिकमिंग फ्री। जब कोई स्लेव फ्री हो जाता था तो वह जो है ये रेड फ्रिजियन कैप पहनता था, जो कि सिम्बलाइज करता था कि वह जो स्लेव है वो फ्री हो गया। ओके, जो नेक्स्ट पावर है, सिंबल है, उस पर हम लोग पढ़ते हैं। सातवां
ब्लू वाइट रेड क्या है? ब्लू वाइट रेड ये जो है नेशनल कलर ऑफ फ्लैग है, नेशनल कलर ऑफ फ्रांस, और वहाँ के जो है नेशनल फ्लैग में भी ये है, ठीक है ना। द विंज्ड वोमेन, द विंज्ड वोमेन यानी एक वोमेन है, उसके पीछे में विंग लगे हुए, ये क्या शो करती है? ठीक है, तो विंज वोमेन पर्सोनिफिकेशन ऑफ, यानी ये पर्सोनिफाई करती है किसको? पर्सोनिफिकेशन ऑफ द लॉ को, यानी कि लॉ जो है क्या है? आइडियल लॉ है, ठीक है, उसको पर्सोनिफाई करती है। एंड द लॉ टैबलेट, लास्ट है यह लॉ टैबलेट क्या शो करता है? लॉ टैबलेट शो कर रहा है, ठीक है। द लॉ इज सेम, द लॉ इज सेम फॉर ऑल एंड ऑल आर इक्वल, ऑल आर इक्वल बिफोर इट, यानी लॉ सभी के लिए बराबर है और सभी लोग जो है लॉ के नज़र में इक्वल है, ये शो करता है, ठीक है। कौन? द लॉ टैबलेट। तो ये कुछ पावर सिंबल थे जो रिप्रेजेंट करते थे मीनिंग्स को। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रांस एबोलिशेस मोनार्की एंड बिकम अ रिपब्लिक। फ्रांस एबोलिशेस मोनार्की and becomes a republic। ये टॉपिक है किस तरह से फ्रांस जो है रिपब्लिक कंट्री बना। लुइस 16 कॉन्स्टिट्यूशन को साइन किया, बट ही इंटर्ड इनटू सीक्रेट निगोशिएशन विद द किंग ऑफ प्रूसिया। 4 अगस्त को जो किंग है लुइस 16 है, उसने नेशनल असेंबली द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया था उसको तो एक्सेप्ट कर लिया उसने, और मोनार्की वहाँ पे ख़त्म हो गई, जो भी पावर वगैरह दिए गए। लेकिन इसके साथ ही लुइस 16 ने एक सीक्रेट ट्रीटी भी बनाई किंग ऑफ प्रूसिया के साथ, ओके। और भी बहुत सारे नेबरिंग कुछ कंट्री थे जिनके साथ सीक्रेट अलायंस बनाया गया। क्यों? क्योंकि वह चाहता था कि किसी तरह से अगेन फ्रांस पे मोनार्की एस्टेब्लिश हो जाए और उसका जो रूल है वो एस्टेब्लिश हो जाए। तो लुइस 16 ने क्या किया? लुइस 16 साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को तो साइन किया, ठीक है, बट क्या गलती की उसने? बट ही entered into secret negotiation with the king of प्रूसिया, ठीक है। अदर जो रूलर थे, अदर रूलर ऑफ अदर नेबरिंग कंट्री टू वर वरीड बाई द डेवलपमेंट इन फ्रांस एंड मेड प्लान टू सेंड ट्रूप्स टू स्टॉप द रिवोल्यूशनरी इवेंट टेकिंग प्लेस। जो अदर नेबरिंग कंट्रीज थे वो लोग भी फ्रांस में जो हो रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, वहाँ पे एक डेमोक्रेटिक कंट्री एस्टेब्लिश हो रही थी, तो इन सभी चीज़ों से अदर जो नेबरिंग कंट्री थे फ्रांस के, वो भी डर रहे थे। क्यों डर रहे थे? इसलिए डर रहे थे क्योंकि अगर फ्रांस में इस तरह का सिस्टम डेवलप हो गया, रिवोल्यूशन स्टार्ट हुए और एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाएगी, तो उनकी कंट्री में भी ऐसे ही रिवोल्यूशन होंगे और डेमोक्रेटिक कंट्री एस्टेब्लिश होगी, पीपल्स के द्वारा इलेक्टेड लोग रूल करने लगेंगे, तो मोनार्की वगैरह को, मोनार्की जो है, जो किंग है, उनका पावर ख़त्म हो जाएगा। इसलिए, ठीक है, तो अदर नेबरिंग कंट्री जो है
वरिड थे, प्लान टू सेंड ट्रूप्स टू स्टॉप रिवोल्यूशनरी इवेंट, ठीक है ना। तो इसमें ये भी हो सकता होगा अदर नेबरिंग कंट्रीज टू वरिड बाय डेवलपमेंट इन फ्रांस, and made plans to send their troops, किस लिए, ठीक है, टू स्टॉप रिवोल्यूशनरी इवेंट्स, ठीक है ना, इसको रोकने के लिए, ठीक है। क्यों भेजे, रिवोल्यूशनरी इवेंट को रोकने के लिए भेजा। बिफोर दिस कुड हैपन, ऐसा हो सके, मतलब भेजते वो लोग ट्रूप्स अपना, और किंग जो है प्रूसिया के हेल्प के साथ और अदर नेबरिंग कंट्री के हेल्प के साथ फ्रांस में अगेन मोनार्की को एस्टेब्लिश कर पाता, उससे पहले ही नेशनल असेंबली अप्रैल 1792 में वोटेड की गई टू डिक्लेयर वार अगेंस्ट प्रूसिया, ठीक है। तो एक इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है कि बिफोर इट हैपेंड, क्या कि प्रूसिया और अदर नेबरिंग कंट्री अपने ट्रूप्स को फ्रांस में भेजते और वहाँ पे लोग जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट है उसको हटा करके फिर से मोनार्की को एस्टेब्लिश करते। इससे पहले ही नेशनल असेंबली, द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर, यानी कि नेशनल असेंबली को भी पता चल गया था और इन्होंने डिक्लेयर वार, ठीक है, अगेंस्ट प्रूसिया के अगेंस्ट वार डिक्लेयर कर दिया गया। थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर जो है आर्मी ज्वाइन किए, यानी कि जो फ्रेंच पीपल है उन्होंने वॉलंटरीली अपने मन से ज्वाइन किया इसको, ठीक है ना। क्यों हुआ क्या कि जो वॉलंटियर हैं, वॉलंटियर्स ज्वाइंड आर्मी, फ्रेंच आर्मी को ज्वाइन किए। क्यों, बिकॉज दिस वॉलंटियर, ठीक है, सॉ दिस वार एज अ वार ऑफ पीपल, ठीक है ना। इन्होंने जो प्रूसिया के अगेंस्ट वार है उसको पीपल्स वार समझा, ठीक है। अच्छा, प्रूसिया, और एक चीज़ यहाँ पे छूट गया, प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया भी फ्रांस का नेबरिंग कंट्री था, तो इन दोनों के अगेंस्ट वार हो गया, वार डिक्लेयर कर दिया गया। तो पीपल ऑफ जो वॉलंटियर आर्मी में ज्वाइन किए, उन्होंने उनका मानना था कि ये जो वार है पीपल्स वार है, ठीक है, वार ऑफ पीपल अगेंस्ट किंग एंड अरिस्टोक्रेसी ऑल ओवर यूरोप। अरिस्टोक्रेसी मीन्स द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ऑल डिसीजन बीइंग टेकन बाय अ सिंगल पर्सन, जिसको कि हम लोग किंग, मोनार्क या डिक्टेटर कहते हैं। ओके, तो ये जो है बना, इस तरह का सिचुएशन क्रिएट हो गया। इसमें जो लोग पार्टिसिपेट करने जा रहे थे वार में, ठीक है ना, द पैट्रियोटिक सॉन्ग गाया जाने लगा, ठीक है, द पैट्रियोटिक सॉन्ग, जिसका नाम था क्या, मर्साइलिस
मार्साइलेज जो है फ्रांस का नेशनल सॉन्ग भी है। और मार्साइलेज एक्चुअली विलेज था, मार्साइलेज विलेज था, उस विलेज के लोगों को कहा जाता था, ठीक है ना। तो ये सॉन्ग्स और कंपोज किया किसने किया था? कंपोज्ड बाय द पोएट रोगेट, रोगेट D.L. आइसल, ठीक है ना। ये पोएट थे जिन्होंने इस मार्साइलेज सॉन्ग को, ठीक है ना, मार्साइलेज सॉन्ग को कंपोज किया था। किसने? रोगेट D.L. आइसल ने, ठीक है ना। तो पोएट्स पैट्रियोटिक सॉन्ग था मार्साइलेज, वाज sung for first time, sung for first time by the volunteers from मार्साइलेज। मार्साइलेज जैसे मैंने कहा कि मार्साइलेज जो है वो विलेज था, ठीक है। तो मार्साइल्स विलेज था, वहाँ के लोग जो सॉन्ग्स गाते थे ये रोगेट D.L. आइसल द्वारा कंपोज्ड, उसको मार्साइलेज सॉन्ग कहा गया और यही पैट्रियोटिक सॉन्ग बन गया। और फिर बाद में चल करके जो है फ्रांस का नेशनल सॉन्ग बन गया। एज दे मार्च्ड इनटू पेरिस, ठीक है ना, विच नाउ द नेशनल एंथम, कौन? नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। तो फ्रांस का नेशनल एंथम कौन है? मार्साइलेज, ओके। किसने कंपोज किया था? रोगेट D.L. आइसल ने। जो रिवोल्यूशनरी वार है ब्रॉट लॉसेस एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज टू द पीपल, ठीक है ना। ऑब्वियसली वार होता है तो लॉस होता ही है, ठीक है। तो रिवोल्यूशनरी वार ब्रॉट लॉसेस एंड इकोनॉमिक हार्डशिप डिफिकल्टीज टू द पीपल। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791, Constitution of 1791 gave political rights to only to richer सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। यानी कि जो एक्टिव सिटीजन का कंसेप्ट था, एक्टिव सिटीजन वही थे जो टैक्स पे कर सकते थे, इसमें रिच पर्सन। तो एक चीज़ इसका ड्रॉबैक था कॉन्स्टिट्यूशन का कि उसने जो भी पॉलिटिकल राइट प्रोवाइड किया वो किसे प्रोवाइड किया? जो है रिचर सेक्शन थे, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे जो पॉलिटिकल क्लब बनाए जाने लगे फ्रांस में, ओके। तो पॉलिटिकल क्लब्स वर एस्टेब्लिश्ड बाय पीपल who wish to discuss the government policy, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज वगैरह थी उसको जो लोग डिस्कस करना चाहते थे उन्होंने बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब्स बनाए एंड प्लान भी बनाया उन्होंने, प्लान
देयर ऑन फॉर्म्स ऑफ एक्शन। यही जो क्लब्स हैं वो आगे इनको इनमें से एक बहुत ही फेमस था ऑन फॉर्म्स ऑफ एक्शन, उसमें से एक का नाम था जैकोबिन क्लब। द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दिस क्लब्स was that of जैकोबिन, ठीक है ना, जैकोबिन क्लब का नाम था, विच गॉट इट्स नेम फ्रॉम, यानी कहाँ से इसको नाम मिला था, फ्रॉम द फॉर्मर कन्वेंट ऑफ सेंट जैकोब इन पेरिस, ठीक है, इन पेरिस। तो ये नाम जो है सेंट जैकोब से लिया गया था, जैकोबिन क्लब का। ये मोस्ट सक्सेसफुल था। ये सभी क्या थे, एक पॉलिटिकल ग्रुप थे। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे और जैकोबिन क्लब के बारे में और जैकोबिन क्लब का लीडर कौन था और इसके क्या क्या आगे चल के क्या हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। ओके।